Hi everyone, I Vishali, your success mentor, welcome you all to my channel. तो आज की क्लास में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक के PYQs डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस करने वाले हैं। हमारा एम रहेगा कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, इसीलिए हम ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, बट हाँ हम रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये आंसर सही है, ये और ये ऑप्शन गलत है। ओके, एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल में हम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। डेली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू एंड कंप्लीट इंटरेक्शन रहेगा हमारे इस चैनल पे। लेट्स जंप टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सब फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ऑप्शन बी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, ऑप्शन सी इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इनमें से स्टैटिस्टिक का सब फील्ड कौन सा है, आपको ये बताना है। सो यू हैव 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक के अंदर सब फील्ड्स भी होते हैं। एक यहाँ पे सब फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक होता है एंड एक होता है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक। यहाँ आप यूज कैसे कर रहे हैं स्टैटिस्टिक को। तो यहाँ पर हमसे सब फील्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सब फील्ड है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। ये इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक जो है ये नहीं है, सब फील्ड के अंदर नहीं आता ये। अब ये इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक क्या होता है, जब आप स्टैटिस्टिक को, इट कैन बी एनी स्टैटिस्टिक, इधर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक, जब इन दोनों में से या किसी भी स्टैटिस्टिक को इंडस्ट्री रिलेटेड डाटा को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं तो हम उसको इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इट इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक, दिस इज हाउ वी यूज स्टैटिस्टिक। ठीक है, उसको हम इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक बोलेंगे। अभी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है, एक सब फील्ड होता है स्टैटिस्टिक को, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं हम स्टैटिस्टिक को, वेरिएबल्स को हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये वेरिएबल है ऐसा ऐसा, उसको अलग अलग तरीके से हम मीन मोड मीडियम अलग अलग वे में वेरिएबल्स को प्रेजेंट करते हैं, उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होता है, जिसमें हम इन्फर करते हैं, वो स्टैटिस्टिक जो हमें इन्फर करने में हेल्प करता है, फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। सो ये दोनों जो है स्टैटिस्टिक के सब फील्ड है। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। एंड ये पॉपअप आपके इसमें बार बार आता ही रहेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, आपको याद दिलाने के लिए कि भाई वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप एंड पैनल्स ऑफ रिस्पोंडेंट रिप्रेजेंट्स? ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिस्पोंडेंट्स, रिस्पोंडेंट तो वो आदमी होता है जो रिस्पॉन्ड करता है, जिसका आपने सर्वे कंडक्ट कर रहा है, तो जो आदमी आपको आंसर देगा उसको हम रिस्पोंडेंट बोलते हैं। फोकस ग्रुप, जब आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का डाटा आपको लेना है, जैसे सपोज आपको टीचर्स का ही डाटा लेना है, आप ऐसा सर्वे कर रहे हैं कि आपको टीचर्स का डाटा लेना है, तो टीचर्स आपको यहाँ पे फोकस ग्रुप बन जाता है कि मतलब उसी ग्रुप पे आपको पर्टिकुलरली फोकस करना है। पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट, पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट में वैसे मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड बट वो पैनल मतलब वो रिस्पोंडेंट का वो ग्रुप जो आप जिससे आप डेटा लेने वाले हो, तो वो पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट के अंदर मतलब बेसिकली वो लोग जो आपको रिस्पॉन्ड करने वाले, एंड इट कैन बी मिक्स। एंड फोकस ग्रुप और पैनल ग्रुप में ये डिफरेंस है, फोकस ग्रुप में एक पर्टिकुलर ग्रुप पे आप फोकस कर रहे हो एंड उस पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम होंगी, ये डिफरेंस है पैनल रिस्पोंडेंट्स में एंड फोकस रिस्पोंडेंट में। अब आपको यहाँ बताना व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, प्राइमरी डाटा सोर्सेस, सेकेंडरी डाटा, देन आइटमाइज डाटा सोर्सेस या पॉइंटेड डाटा सोर्सेस, इनमें से क्या है ये? तो मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन, ये क्या है, जब हम फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हैं अपने आप कुछ सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारा प्राइमरी होता है। एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन वो क्या है, जब हम इंटरनेट के थ्रू ऑलरेडी अवेलेबल डाटा, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल डाटा जब हम लेते हैं वो होता है सेकेंडरी मेथड। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, रिसर्च पेपर, ये सब हमारे सेकेंडरी डाटा में आता है। अब यहाँ पे बात है रिस्पोंडेंट की, फोकस ग्रुप की, जो रिस्पॉन्ड करने वाले, तो ऑब्वियसली विच शोज कि हम लोग प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज प्राइमरी डाटा कलेक्शन। सेकेंडरी डाटा सोर्सेज जो है, ये मैंने अभी आपको समझाया अवेलेबल सोर्सेज के ऊपर। आइटमाइज्ड डाटा सोर्सेज एंड पॉइंटेड डाटा सोर्सेज ये नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। ये क्या होता है बेसिकली, पॉइंटेड डाटा सोर्सेज जो मतलब कि बेसिकली दिस नॉट अ टाइप ऑफ सोर्स, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये तरीका है जहाँ पे आप पॉइंट आउट करते हैं, स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करते हैं कि आप कहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इन जगह से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप स्पेसिफाई करते हैं, पॉइंटेड डाटा सोर्स उनको बोलते हैं। आइटमाइज्ड डाटा सोर्स, जहाँ पे आप अपने एक डाटा सोर्सेज को क्लियरली मेंशन करते हैं, बस ये वो एक प्रोसेस, एक तरीका है, बट ये कोई टाइप नहीं है डाटा सोर्स कलेक्शन का। Next question. Which method is used to examine inflation rate, anticipation, unemployment rate, and capacity utilization to produce products? Option A, data exporting technique. B, data importing technique. Option C, forecasting technique. Option D, data supplying technique. So, इजी है क्वेश्चन, अगर आप बस कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लो मतलब कुछ वर्ड्स
जिनके बेसिस पे आप आंसर आसानी से ढूंढ सकते हो। इन्फ्लेशन रेट क्या है? महंगाई, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि आगे कितना महंगा होने वाला है, ठीक है। एंटीसिपेशन मतलब एंटीसिपेट करना कि आगे फ्यूचर में ये होने वाला है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होने वाली है, ठीक है। एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करना, ये सब चीजें स्टडी करना, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना। तो ये सब किसके अंदर आता है? चलिए मैं बता देती हूँ, इसके थ्रू ये आता है फोरकास्टिंग टेक्निक। ये सब फोरकास्टिंग टेक्निक के थ्रू हम ये सब चीजों को समझ के फिर हम प्रोडक्ट को अपना बनाते हैं, ठीक है, अपना हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फोरकास्टिंग टेक्निक मतलब रिलेटेड टू फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट क्या होने वाला है, उसी हिसाब से हम अपना प्राइस उसका डिसाइड करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कितना होने वाला है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लोगों ने कितना प्रोडक्ट लेना है, कैसे टाइप का प्रोडक्ट लेना है, ये सब चीजें हम करते हैं। ये सब चीजें हम फोरकास्ट करते हैं किसके थ्रू, किस टेक्निक के थ्रू? फोरकास्टिंग टेक्निक के थ्रू हम लोग ये सब चीजें पता करते हैं, उसके बाद हम प्रोड्यूस करते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड है ना एंटीसिपेशन, ठीक है, ये एंटीसिपेशन, ये एक ही वर्ड है, यहाँ से आप समझ लो ये फ्यूचर का एंटीसिपेट करने को बोल रहे हैं। तो यहाँ से एंटीसिपेट मतलब फ्यूचर से रिलेटेड आया तो फोरकास्ट, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स इंटर रिलेटेड है, यहाँ से आपको पहचानना है, ठीक है। ये फोरकास्टिंग टेक्निक ये इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे ये आएगा बार बार आपके सामने, ये ऑप्शन आएगा बार बार, ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे, एंटीसिपेट करना, ये सब वर्ड्स आएंगे। डाटा एक्सपोर्टिंग टेक्निक, कहीं से आप डाटा ले रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। डाटा इंपोर्टिंग टेक्निक, कहीं से डाटा इंपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। डाटा सप्लाइंग टेक्निक, आप कहीं पे डाटा सप्लाई कर रहे हो। ये सब जो चीजें हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए, हमें फोरकास्ट करना है, हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, फोरकास्टिंग टेक्निक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following are specialized processes like graphical and numerical methods used? जिसमें किस विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस, इन प्रोसेस में से, यहाँ स्टैटिस्टिक की कुछ प्रोसेस दिए, इनमें से किस में हम ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स दोनों ही यूज करते हैं? एजुकेशनल स्टैटिस्टिक में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में, बिजनेस स्टैटिस्टिक में, सोशल स्टैटिस्टिक में, इनमें से किस में हम ये यूज करते हैं? सब ये एजुकेशन स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, बिजनेस, एजुकेशन, बिजनेस एंड सोशल, ये जो तीन है, ये बेसिकली क्या है, जब आप स्टैटिस्टिक को, मैंने कहा ना, जब एजुकेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं तो एजुकेशन स्टैटिस्टिक, इंडस्ट्री प्रोसेस के लिए, इंडस्ट्री डाटा के लिए यूज करते हैं इंडस्ट्री, बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो बिजनेस, एंड सोशल, ये एक तरीका है कि आप उस स्टैटिस्टिक को किस तरीके से कहाँ पर यूज कर रहे हो, ठीक है। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक तरीका है, आप उसको कहाँ यूज कर रहे हो। सो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, उसमें हम ये यूज करते हैं ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल, ये एक सब फील्ड है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ये एक सब फील्ड है, एंड साथ ही साथ में ये इंपॉर्टेंट भी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ये याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर दूसरी बार आ गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ऑप्शन को याद कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बार बार सामने आ जाते हैं, एंड एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से हम कम टाइम में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस किए हो तो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the scale used in statistics that provides a difference of magnitude and proportions? कौन सी स्केल है जो हमें मैग्नीट्यूड डिफरेंस बताती है, एंड प्रोपोर्शन बताती है कि इन वेरिएबल के बीच में इतना डिफरेंस है, इन वेरिएबल के बीच में इतना प्रोपोर्शन है, ठीक है। प्रोपोर्शन की बात की, प्रोपोर्शन से आप पता कर सकते हैं। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, जैसे प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, फ्रैक्शन के बाद उसको और उसका फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, रेशियो होता है। एक ये पिज्जा है, 4 पीस में डिवाइड हुआ, उसमें से एक पीस मुझे मिलेगा, एक प्रोपोर्शन मुझे मिलेगा। ओके, सो यहाँ रेशियो क्या हो गया, 1:3, ठीक है। 1:3 में बांट दिया, मतलब एक आदमी को एक एक्स को एक पीस मिला, दूसरे को मिला 3 पीस वाई को, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि यहाँ करेक्ट आंसर है हमारा रेशियो स्केल। अब एक्सपोनेंशियल स्केल नहीं, ठीक है। ये गुडनेस स्केल ये वो होता है जहां पे हम, वो स्केल जिसमें हम क्वालिटीज के बेसिस पे वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं, क्वालिटीज के बेसिस पे। गुडनेस स्केल को आप ऑर्डिनल स्केल भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल है का ये दूसरा नाम होता है गुडनेस स्केल, जिसमें हम क्वालिटीज के बेसिस में हम वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं। रेशियो स्केल हमारा ये हो गया जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड रहता है एंड प्रोपोर्शन बताया जाता है, इंटरवल बताया जाता है। दिस इज अ क्वांटिटेटिव स्केल। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चारों स्केल की पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, मेजरमेंट स्केल।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चारों आपको पता होनी चाहिए। देन सेटिस्फैक्टरी स्केल, ये भी एक ये है क्वालिटेटिव स्केल। क्वालिटेटिव स्केल जिसमें हम लोग रिस्पोंडेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल मेजर करते हैं, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, उस तरीके से लेवल जब हम मेजर करते हैं वो होता है हमारा सेटिस्फैक्टरी, मींस क्वालिटेटिव स्केल है ये भी क्वालिटेटिव है, गुडनेस ये भी क्वालिटेटिव है। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, करेक्ट आंसर इज रेशियो स्केल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू, labor turnover rates, planning of incentive and training programs exemplify? मैं क्वेश्चन को स्लो इसलिए पढ़ती हूँ ताकि एक एक वर्ड आपके दिमाग में जाए एंड आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है। मेन क्वेश्चन को सबसे ज्यादा अच्छे से डिटेल में स्लोली पढ़ना है, उसके बाद कमिंग टू ऑप्शन वो आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक इन प्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक इन मार्केटिंग, स्टैटिस्टिक इन फाइनेंस, स्टैटिस्टिक इन पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट नहीं है, पर्सोनल मैनेजमेंट है, ये चीज ध्यान से पढ़ना है। ओके, अब देखिए किसमें ये चीज हम लोग करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू मतलब हम लेबर का परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं, मतलब चेक करते हैं, उनको मेजर करते हैं। क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं, रिव्यू देते हैं, फीडबैक देते हैं कैसा कर रहे हैं। देन लेबर टर्नओवर, ये भी हम लोग आइडेंटिफाई करना कि लेबर टर्नओवर जो है कितना रेट है। एंड देन प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव, एम्प्लॉइज का इंसेंटिव प्लान करना, इंसेंटिव करना है प्लान किसका, ऑफकोर्स एम्प्लॉइज का, ठीक है। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमें डिसाइड करने हैं किसको कितना ट्रेनिंग देना है, क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना है। तो ये सब चीजें किसके अंदर करते हैं, क्या हम ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये, क्या ये, नो दिस इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। मार्केटिंग से रिलेटेड तो कुछ ही बात नहीं हो रही, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। वैसे जिसको पता है पर्सनल मैनेजमेंट क्या है वो तो आसानी से फाइंड आउट कर लेगा, जिसको नहीं पता वो बाकी ऑप्शंस को कट कट करके भी कर सकता है। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट इज नथिंग टू रिलेटेड टू एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉय मैनेजमेंट की, एचआर मैनेजमेंट की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next, coefficient of correlation having a value of plus 0.87 implies that, ठीक है, एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, आया प्लस 0.87। प्लस को ध्यान रखना है, कहीं माइनस होता है प्लस होता है, क्या है उस हिसाब से आप तभी आप ये आंसर कर पाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एक्सट्रीमली वीक, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज वीक बट पॉजिटिव, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज स्ट्रॉन्ग। अब पहली बात तो ये प्लस है, ठीक है, प्लस है तो मतलब पॉजिटिव है। अब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए स्केल में है 0 है, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है +1। अब ये 0 के जितना इधर होगा तो वो हम मानेंगे वीक। सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.3, तो ये वीक है। अब ये 0.87, तो ये यहाँ पे कुछ होगा 0.87, तो जितना ये इधर जाता जाएगा वो होता जाएगा स्ट्रॉन्ग। ओके, सो हमारा ये 0.87 है, 0.88 होता मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 0.89 होता तो मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो अब बेसिकली आप 0.5 से ऊपर जितना इस साइड है उन सबको आप स्ट्रॉन्ग मान लोगे। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, सो इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से हमें इसका बताना है कि ये पहली बात समझ आ गया ना आपको कि पॉजिटिव साइन देखना है, वहां से पता लग जाएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरा ये स्केल पे ध्यान रखना है, जितना वो इस साइड होगा 0.1 एंड 0.3 कौन सा वीक है, 0.1 वीक है। 0.87 0.88 में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, 0.88 स्ट्रॉन्ग है। जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एंड 0 पे आ गया तो मतलब नो रिलेशन। The standard error is a statistical measure of the normal distribution of scores around the sample mean, the extent to which sample mean is likely to differ from the population mean, then the clustering of scores at each end of a survey scale, the degree to which the sample has been accurately stratified. What is standard error? देखिए एक चीज जब हम सैंपल फाइंड आउट करते हैं हमारी पॉपुलेशन में से, ये हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, ये हमारा पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में से हम निकालते हैं सैंपल। अब करेक्ट सैंपल क्या होता है, करेक्ट सैंपल, सही सैंपल आपने अगर निकाला है वो हम कैसे पता करते हैं कि हमने जो सैंपल निकाला वो सही है। पॉपुलेशन का जो मीन है एंड जो सैंपल का हम मीन निकालेंगे वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर सैंपल का मीन एंड पॉपुलेशन का मीन जो है इन दोनों का अगर इक्वल है तो मतलब सैंपल सही है, हमने करेक्ट सैंपल निकाला, दैट मीन्स वो सैंपल जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल, तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड एरर।
स्टैंडर्ड एरर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इन अ स्टैटिस्टिकल मेजर इज द एक्सटेंट टू विच सैंपल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। ओके, सो दिस इज स्टैंडर्ड एरर, ये चीज याद रखिएगा। पॉपुलेशन का मीन एंड सैंपल का मीन इक्वल होना चाहिए, बट अगर नहीं है, डिफरेंस है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। Which one of the following tool is not used for forecasting personal needs? देखिए forecasting, देखिए ये वर्ड दोबारा, forecasting is an important word. Okay, then personal need यहाँ पे तो clearly mention है labor demand, but हर जगह mention नहीं होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए personal means HR, ठीक है। personal needs labor demand by an organization, इनमें से कौन सा टेक्निक जो है हम यूज नहीं करते हैं, हम कौन सा यूज नहीं करते हैं फॉर फोरकास्टिंग। अब ट्रेंड एनालिसिस तो है, दिस इज यूज फॉर फोरकास्टिंग, दिस इज यूज फॉर फोरकास्टिंग। हम ट्रेंड देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से हम आगे का फोरकास्ट कर सकते हैं। मार्कोव एनालिसिस आल्सो फोरकास्टिंग, रेशियो एनालिसिस इज आल्सो, वी कैन यूज इट फॉर फोरकास्टिंग। वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कितना कितना डिफरेंस है, प्रोपोर्शन, उस हिसाब से हम आगे फोरकास्ट कर सकते हैं। बट स्कैटर प्लॉट जो है दिस इज नॉट यूज फॉर फोरकास्टिंग, ये फोरकास्टिंग के लिए यूज नहीं होता। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये बस एक मेथड है जहां हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। डॉट्स के थ्रू, अगर आप ये डॉट्स देख पा रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स के थ्रू हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये होता है हमारा स्कैटर प्लॉट का काम, ये फोरकास्टिंग के लिए हेल्प नहीं करता है, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए हेल्प होता है, एंड वही हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मेथड। सो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर इज स्कैटर प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग summary measure denotes the degree of loop-sidedness in a distribution? Which one of the following measure denotes degree of loop-sidedness in a distribution? ठीक है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जब उसको हम ग्राफिक में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो लूप साइडेडनेस, मतलब कि ये जो माउंट है, इसको जो हम डाटा प्रेजेंट करते हैं, जो लूप साइडेडनेस है, वो कैसे हमें पता चलता है, कौन सा मेजर जो है वो लूप साइडेडनेस के बारे में बताता है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं, ये नहीं बताता है। वेरिएशन, ये भी लूप साइडेडनेस की जो डाटा है वो कितना कर्व्ड है वो नहीं बताता है। जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस का ये काम होता है, वो हमें बताता है। अब लूप साइडेडनेस, ये जो ग्राफ के बीच में ये जो आप मोड़ देख रहे हैं ना, ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये सब स्क्यूनेस, इसे स्क्यूनेस बोलते हैं। ग्राफ का स्क्यूनेस कितना है, स्क्यू कितना है, ठीक है। एंड मेजर ऑफ कुर्टोसिस भी नहीं। सो यहाँ पे मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज द राइट आंसर। ये आप देख पा रहे हैं, अगर ये ग्राफ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखिए पॉजिटिवली स्क्यूड एंड दिस वन इज नेगेटिवली स्क्यूड। जब ये ग्राफ इस साइड की तरफ होता है तो ये होता है नेगेटिवली स्क्यूड, एंड साथ में मीडियम, मॉडरेट, लो, ये चीजें बता पाता है, ठीक है। एंड यहाँ जब वो इस साइड होता है तब वो पॉजिटिवली स्क्यूड। तो बेसिकली स्क्यूनेस जो है वो हमें बताता है कि जो हमारा जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस साइड, पॉजिटिवली रहेगा, नेगेटिवली रहेगा, मॉडरेट, मीडियम, वो सब, ऑल दिस कम्स अंडर स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. Both the regression coefficient cannot assume a value ignoring algebraic sign greater than 1. Regression coefficient of two variable may have different algebraic symbol for real life situation. Coefficient of correlation is independent of the change of origin and scale of data. इसमें से आपको false वाला बताना है, true नहीं बताना, false बताना है. So the correct answer is option B. ओके, ये चीज जो है ये गलत है। बोथ रिग्रेशन एंड कोएफिशिएंट कैन नॉट अज्यूम अ वैल्यू ग्रेटर देन 1. नो, ऐसा नहीं है, दे कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इन डाटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? In the data of the distribution, arithmetic average, geometric, positional average, harmonic average. So इनमें से कौन सा जो है एक्सट्रीम वैल्यू मतलब इधर राइट एंड और लेफ्ट एंड में कौन सा नंबर लिखा है उससे अफेक्ट नहीं होते, इज नॉट अफेक्टेड बाय द मेजर ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। कौन सा है जो अफेक्ट नहीं होगा? अब मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, ये जो पोजिशनल मीन है, पोजिशनल मीन, इसको हम मीडियन भी बोलते हैं, पोजिशनल मीन कहाँ पे ये पोजीशन करता है, पोजिशनल एवरेज, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मीडियन। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है पोजिशनल मीन।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन जो है इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू एंड ज्योमेट्रिक भी, बट जो है मीडियन हमारा मीडियन है इट इज नॉट अफेक्टेड, इट इज नॉट अफेक्टेड। बट वाई? अब आप समझिए कि यहाँ पर सपोज मेरा कोई मीडियम मैंने निकाला, सपोज एक्स मैंने निकाल लिया, ठीक है। मीडियन कैसे डिसाइड होता है कि हम अरेंज करते हैं डाटा को, ठीक है। यहाँ पे चलो मैंने 1 नहीं, यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, यहाँ मीडियम मान लेते हैं हम 5, यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, ठीक है। अब ये हमने अरेंज कर लिया डाटा को, पहले हमारे पास ये नंबर्स अवेलेबल थे, हमने इन्हें अरेंज कर लिया एंड ऑब्वियसली मीडियम हमारा बीच वाला होगा नंबर 5। अब अगर ये 9 की जगह, अगर मैं 9 की जगह, वेयर इज माय इरेजर, 9 की जगह मैं यहाँ पे 10 लिख दूं, तो क्या मीडियम चेंज होगा? नहीं, तभी मीडियम यही रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि अरेंजमेंट तो हिलेगा नहीं और वो नंबर मिडिल पोजीशन में ही रहेगा। एंड इनफैक्ट यहाँ पर भी मैं 2 की जगह 1 लिख दूं, तो भी मीडियन सेम ही रहेगा, मिडिल नंबर ही रहेगा, अरेंजमेंट तो बाकी हिलेगा नहीं, खाली बस एक्सट्रीम वैल्यूज हिली, ठीक है, बट मीडियन नहीं हिला, ठीक है। सो दैट इज वाई पोजिशनल मीन मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। और याद रखना मीडियन को हम पोजिशनल मीन या पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। The next question, which one of the following is not an assumption of simple linear regression model? इनमें से कौन सा assumption नहीं है? अब देखिए simple linear regression model, इसका आपको सारे assumption features और ये क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं पता तो उस क्लास के बाद जरूर पढ़ लीजिएगा। Okay, then set of expected value of the dependent variable y for a given value of independent variable x are normally distributed. Option B, the standard deviation and the variance of expected value of the independent variable about the regression line are constant for all value of the independent variable x for the set of observation in a sample. The dependent variable y is a continuous random variable. The error in the value of y are identical in successive observations. इसमें से कौन सा assumption नहीं है? तो ये तो सिंपल है, आपको सारे assumption अगर पता होंगे आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। द एरर इन द वैल्यू ऑफ y आर आइडेंटिकल इन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन। ओके, सो ये जो assumption है कि अगर एरर होगा आपकी एक वैल्यू में y में, ठीक है, तो वो आइडेंटिकल रहेगा सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन में, आगे आने वाली सभी ऑब्जर्वेशन में आइडेंटिकल रहेगा। सो दिस इज नॉट एन assumption of this model. Next question, in statistical experiment an effect size is described as, आप एक statistical experiment कर रहे हैं उसमें effect size क्या रहेगा, ये क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। effective testing of hypothesis, then probable source of an experiment manipulation, quantitative measurement of magnitude of the experimental effect, then standardized measure of the magnitude of the effect observed in an experiment. Effect size क्या होता है? Effect size होता है quantitative measurement of the magnitude to the experimental effect. Quantitative measurement of the magnitude of the experimental effect. आपको जो एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड कहाँ तक जाएगा, उसको आप क्वांटिटेटिव वर्ड्स में मेजर करते हैं, उसको हम इफेक्ट साइज बोलते हैं। आपको जो एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट है उस कहाँ तक जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क रहने वाला है, which one of the following statement is true? The sum of absolute deviation measured from median is the least. Option B, if each value in a given series is multiplied by a constant k, the variance of the new series would be equal to the variance of given series. Option C, the variance is the square of the value of the standard deviation divided by the mean. Option D, z score value of x is the ratio between z divided by mean. So ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है एंड अगर आप कर ले, आंसर फाइंड आउट कर ले तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास जहां हम और PYQ सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि सारी यूनिट्स के यूनिट वाइज हम PYQ सॉल्व करते हैं। इससे आगे मैं और कॉमर्स की और मैनेजमेंट की PYQ की सीरीज लाऊंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।